Okay. So yes. Am I live? So very good afternoon to every one of you all. कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है आप लोगों की सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन जो है वो बहुत अच्छी गई. अरे यार, अपनी वीडियो पे मुझे हर बार ऐड देखनी पड़ती है यार. क्या है ये? इसको हटा दो. क्या टाइम आ चुका है? ओके. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप लोग सब? ऑफ कर दे भाई उसको. चलो, ग्रेट. बहुत सारे फेमिलियर नाम नजर आ रहे हैं चैट में. सबके नाम तो ऑब्वियसली मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, बट अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. जनरली आई होप यू ऑल आर गुड. और आप लोगों का आई एम श्योर फाउंडेशन का पेपर काफी रॉकिंग गया होगा. माइक की आवाज थोड़ी सी कम कर देना ना. एंड राइट नाउ इज योर टाइम वेर इन आप लोगों का रिजल्ट जो है अभी तक अवेटिंग है, बट फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आप लोगों ने दी है. बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सब जो है जुड़े हुए हो यहाँ पे, और आप लोग सीए इंटरमीडिएट को पॉजिटिवली देख रहे हो. और आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू ऑल फील कि मोटा मोटी, पता है 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता है कि एग्जामिनेशन क्लियर करेगा, बट आई थिंक यस, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग क्लियर कर दोगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू ऑल आर हियर. तो अब ये जो प्री रिजल्ट बैच है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट आर वी गोना डू स्पेशली एज कंसर्न टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. देखो, लॉ में दो एक्ट्स है जो आप लोगों को फाउंडेशन में भी थे और सीए इंटर में भी है. एक है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा जो है दैट इज द एलएलपी एक्ट 2008. अब ये दोनों एक्ट जो आपको फाउंडेशन में पढ़ाए गए थे, उसकी सारी की सारी बातें आप लोगों को वापस से रेपिटेटिव मैनर में है इन इवन द सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. तो अब दोनों बातें होगी. इवन इफ यू आर 100% श्योर कि हाँ मैम फाउंडेशन तो हम क्लियर होने ही वाले हैं, आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स फायदे के रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें मैं इनसाइट्स देने वाली हूं अकॉर्डिंग टू सीए इंटर. बट अगर आपको थोड़ा सा 19-20 शक भी है कि नहीं मैम हमारी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगी, अगर अकाउंट्स क्लियर हो गया तो समझ लो हम फाउंडेशन क्लियर. मैथ्स तो एवरेज ही था, सिर्फ इकोनॉमिक्स अच्छा पेपर गया था और लॉ भी ठीक ठाक ही था. तो वी डोंट नो, अगर अकाउंट सेट है तो फिर शायद से फाउंडेशन भी सक्सेसफुल है. तो भी ऐसे केस में भी आप ये लेक्चर्स को देख सकते हैं, बिकॉज एनीवेज विच इवन इफ से अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता है, व्हाट वी विल बी लर्निंग इन द प्री रिजल्ट बैच, दिस अर्ली बर्ड बैच, are the basics of the LLP as well as the Companies Act, which is anyways which going to be helpful for even CA foundation examination also. So basically this early bird batch is going to be a no-brainer batch, जहां पे whether you feel you are positive or negative about the result, still the knowledge gained in this batch is going to be really very helpful. तो अब पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो सीए इंटर लॉ की जो जर्नी है वो कैसी होने वाली है, हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइमलाइन, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट राइट नाउ. ठीक है, चलो आ जाइए. पहली बात तो हम लोग ये जो जर्नी है, ये पूरी की पूरी जर्नी ऑफ सीए इंटरमीडिएट लॉ अप्रोक्सीमेटली कवर करने वाले हैं इन 190 आवर्स. 180 to 190 आवर्स इज गोइंग टू बी द टाइम, जहां पे टाइम फ्रेम जहां पे हमारा पूरा 100 मार्क्स का जो सिलेबस है दैट इज गोइंग टू गेट कवर्ड. ओके, तो पूरा का पूरा ये कनेक्टेड है क्या आईपैड? एक ही मिनट. आई होप आप लोगों के पास एक बुक होगी, एक नई बुक. इफ नॉट यू ऑल कैन जस्ट राइट दिस डाउन ऑन अ न्यू पेज ऑफ पेपर सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ दिस जर्नी इज गोइंग टू बी स्ट्रीमलाइन्ड हेंस फॉरवर्ड. ठीक है, मिरर करना है क्या? एक ही मिनट. राधे राधे सुमित. वॉइस स्लो है क्या? एक बार चेक कर लेना ऑडियो वीडियो प्लीज. देखो, तो आप लोगों का सब्जेक्ट जो है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? सीए इंटर में आपका पेपर 2 जो है उस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. क्या नाम है जरा बोलना था? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. हाँ, अब ये पूरा 100 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है ये हम लोग कवर करने वाले हैं इन अप्रोक्सीमेटली, आप समझ लो 180 से लेकर 190 आवर्स.
एग्जैक्ट टाइम में नहीं बता सकती हूँ, 180 to 190 आवर्स हमें लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बहुत बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स आते हैं, आरटीपीज आते हैं, हमने लास्ट बार जैसे किया था एमटीपी भी सॉल्व किए थे, तो ये सारी चीजों को पकड़ के आप समझ लेना अप्रोक्सीमेटली 180 to 190 आवर्स का हमारा होने वाला है सीए इंटरमीडिएट लॉ, जहां पे पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस जो है वो एंड टू एंड होने वाला है कवर। अब आप लोगों ने मुझे सीए फाउंडेशन में तो देखा ही होगा, सीए फाउंडेशन से नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन हमारा सीए इंटर में होने वाला है। तो बेसिक बातें तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता रही हूं कि सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज डे 1 ऑफ द क्लास, अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ाया, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्ट में क्या लिखा है, इनफैक्ट क्या लिखा है के भी पहले ये एक्ट आई क्यों, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज रिटन, बट व्हाट के साथ साथ व्हाई इट इज रिटन इन द particular act or provision or why this act came into picture. So basically हमारा end to end हमारा approach रहेगा to this subject of law, क्योंकि जब आप cause को समझते हो तो provision को समझना और learn करके उसको express करना काफी आसान होता है। ये तो आप सब जानते हो, फाउंडेशन में जैसे हमने किया था, concept को पढ़ाते वक्त हम concept को real life example से relate करने वाले हैं। So basically we are going to talk about all the practical examples that you see on and around yourself. जैसे कि अगर मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा रही हूं, आई विल टेल यू अबाउट फ्लिपकार्ट, हल्दीराम। पब्लिक कंपनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम रिलायंस, इंफोसिस, ये सारी कंपनीज के बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जब हम डिपॉजिट का चैप्टर देखेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर देखेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में हम लोग बोनस, बाय बैक, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं इन सीए इंटर लॉ, वी आर गोइंग टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, जहां पे एक्चुअली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाने वाला है, सो दैट इवन यू फील हैप्पी कि हाँ, जो भी हम बुक्स में पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली और रियली ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले इन अ वेरी थॉरर मैनर। एक बार आप जानते हो कि हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज रिविजन। अब देखो, मैं रिवीजन को अलग इसमें लिखती हूं। पहला रिवीजन तो हमारा उसी दिन हो जाता है, बिकॉज बिफोर वी कंक्लूड द क्लास, उस दिन उस क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उस चीज का मैं रिवीजन करती हूं और उसके बाद ही वी डिसमिस द क्लास। तो आपका पहला रिवीजन जो है उसी दिन पे हो जाता है। अब जब आप जाओगे आपके डे 2 पे, क्लास के डे 2 में, आप लोग जानते होगे, बिफोर वी स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक व्हाट वी डू इज वी रिवाइज व्हाटएवर हैज बीन डन ऑन द प्रीवियस डे। तो हमारा होगा रिविजन ऑफ व्हाटएवर वाज डन ऑन डे 1, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप वापस से रिकलेक्ट कर लेते हो ऑफ द टॉपिक्स दैट वर डन द डे बिफोर। क्योंकि देखो, ऐसा कहा जाता है 24 आवर्स में अगर आप टॉपिक को रिवाइज करते हो तो ये चीजें परमानेंटली आपके माइंड में स्टोर हो जाती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इट इज वेरी लेस। सो इसीलिए हम ये फंडा को अप्लाई करते हुए the next day before we start a new topic we will be revising whatever was done yesterday. But day 1 और day 2 के बीच में एक important चीज होने वाली है, and that is I will be giving you all one question every day. फाउंडेशन का बच्चा तो जानता ही है, मेरा प्रिंसिपल ये है, 1 क्वेश्चन एवरी डे विच इज गोइंग टू बी गिवन टू यू ऑल एज होमवर्क, विच इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द टॉपिक दैट वाज टॉट इन क्लास ऑन दैट डे इटसेल्फ। तो आज अगर मैंने प्राइवेट पब्लिक कंपनी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उस दिन आप लोग जानते हो आपको होमवर्क में उसी से रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो आपको होमवर्क की तरह दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई, सो यू विल अप्रिशिएट इट। क्योंकि देखो क्या होता है, सिर्फ कंसेप्ट को समझ लिया उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपने फाउंडेशन का लॉ का पेपर अभी दिया है, आपको एक्चुअली उस कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करके लिख के आना चाहिए। मैंने कितना भी भारी क्यों ना पढ़ा लिया, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई नहीं कर सकते तब तक बात नहीं बनने वाली है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई गिव अ क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन्स। इससे आपका क्या हो जाता है,
और एक बार रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, तो आपका और एक रिवीजन यहां पर हो जा रहा है, और फिर जब आप लिखते हो, लिखते वक्त भी आपकी चीजें सारी रिटेन्ड हो जा रही है. सो बेसिकली एक बार लिखना इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 से 3 बार रीड करना. तो इससे भी आपको काफी फायदा होगा. और आप खुद सोचिए, आपकी बैच अगर अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 90 डेज की है, एवरी डे 1 क्वेश्चन, मतलब आप लोगों की 90 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है. ये आप कर रहे हो घर पर. अलोंग विद दैट क्लास में भी एवरी वीक हम 2-3 क्वेश्चंस लिख कर निकालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टॉपिक इट इज. तो हम लोग या तो समरी लिखेंगे या तो हम क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. और इससे क्या होगा, मेरे साथ साथ भी आपको काफी मदद मिलेगी. यूजुअली जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन 1 में क्वेश्चंस पूछता है, विच आर चैलेंजिंग एज कंपेयर टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर, वैसे वाले क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस की हम क्लास में करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस. और उसके अलावा तो आप समझ लेना, हमारे क्लास में हर हफ्ते में एक क्वेश्चन की तो राइटिंग प्रैक्टिस मिनिमम होने वाली है. तो ऐसे करके आप समझ लेना, हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में होने वाली है. उसके अलावा मैं और एक चीज आपको बताना चाहती हूं. जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, फाउंडेशन में हम कैसे करते थे, 2 यूनिट हुए टेस्ट, 2 यूनिट हुए टेस्ट. आप लोगों के क्लासेस के साथ साथ 7 टेस्ट हुए थे, और क्लासेस का बाद भी एक 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था और एक 100 मार्क्स का हुआ था. सेम फंडा जो है इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट. जो आप टेस्ट दोगे, देयर आर गोइंग टू बी 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स के, देयर आर गोइंग टू बी 5 टेस्ट. उसके अलावा क्लासेस के बाद देयर विल बी 50 मार्क्स का एक टेस्ट और 100 मार्क्स का भी और एक टेस्ट. तो इससे क्या हो जाएगा, ये टेस्ट में भी आप पढ़ाई करोगे, आपका और एक रिवीजन इस टेस्ट के बहाने से हो रहा है. बट ये टेस्ट क्लास में लेने के पहले आई विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर इन द क्लास. इनफैक्ट 2 चैप्टर्स के बाद दोनों चैप्टर्स का रिवीजन होगा, और रिवीजन के साथ साथ देयर इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू का कहूट टेस्ट. तो इसके बहाने से भी क्लास में आपका रिवीजन हो जा रहा है. फिर टेस्ट के बहाने घर पे आप पढ़ोगे, वहां पे भी आपका रिवीजन हो जाएगा. तो आप समझना, क्लासेस के साथ साथ ही 4 से 5 बार आपके लॉ का रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि कंसेप्चुअली तो आप एकदम स्ट्रांग हो, बट रिवीजन की वजह से चीजें सारी रिटेन्ड भी हो जाएगी, सो दैट यू आर एबल टू गिव द आंसर्स इन अ वेरी गुड मैनर इन द एग्जामिनेशन, दैट टू विथ फुल कॉन्फिडेंस. हाँ या ना. और ये टेस्ट में एक बहुत अच्छी बात भी है, ये आपने देखा होगा, जैसे क्लास में टेस्ट होता है, 10 डेज के बाद आपको मिलता है इस टेस्ट का करेक्टेड पेपर. तो इससे आपको समझ में आ जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और इन्हीं वीकनेसेस को हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. प्रेपरेटरी लीव में नहीं, बट वाइल द क्लासेस आर गोइंग ऑन. और आप जानते हो, जब 11th डे पे आपको करेक्टेड पेपर मिलता है, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई, आपकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आपका आंसर ही गलत था, मतलब कंसेप्ट समझने में ही दिक्कत आ गई, कहां पे यू आर लैकिंग बिहाइंड. दिस यू विल अंडरस्टैंड in these tests which are conducted during the classes. उसके अलावा तो जैसे हमारा फाउंडेशन में ऑडियो क्लिप्स थे, आप जानते हो पूरे सिलेबस के ऑडियो रिवीजन क्लिप्स जो है हर एक चैप्टर के, वो हमारे स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट के द्वारा आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे. तो कभी अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, वीडियो नहीं देखना है, खुद बुक खोल के रिवाइज नहीं करना है, ये ऑडियो को आप सुन सकते हो इवन व्हाइल यू आर हैविंग डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, व्हाइल ट्रैवलिंग, और जस्ट लेइंग डाउन ऑन द बेड, नॉट फीलिंग लाइक ओपनिंग द बुक्स एंड स्टडिंग. तब आप ऑडियो रिवीजन को सुन सकते हो. तो इससे आपके काफी मल्टीपल रिविजन्स के वजह से नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आपका इस सब्जेक्ट में आ जाएगा. तो जहां तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी. विल बी रिलेटिंग एवरी टॉपिक
विथ रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. रिविजन तो हमारे बहुत हो गए, 1 2 3 4 5 रिविजन्स तो क्लासेस के दौरान ही हो जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस तो मतलब मैम क्या पूरे बैच में हम सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं? नो. हमारी क्वेश्चन बैंक में आप अगर देखोगे अराउंड अप्रोक्सीमेटली 350 क्वेश्चंस है. बाकी के क्वेश्चंस जो है हम लोग ऑफ कोर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे. करने के लिए तो क्या हम 1000 2000 5000 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जितना करेंगे कम ही होगा. बट देखो किस तरह से आपको आपके एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज करना है इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये क्वेश्चंस करोगे 1000 क्वेश्चंस, 1001st क्वेश्चन इंस्टीट्यूट विल आस्क इन द एग्जामिनेशन. आप लोग जानते हो अभी का सितंबर 2025 का जो लॉ का पेपर था, बच्चों ने सारे पास्ट पेपर्स किए, एमटीपी किया, आरटीपी किया, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस किए और पेपर में इवेंचुअली आए सारे फ्यूचर क्वेश्चंस. तो ऐसा मोहे मोहे हो जाता है. सो यू कैन नॉट बेट ऑन द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी डन, बट व्हाट यू कैन बेट इज द कॉन्सेप्ट्स एंड द रिविजन्स ऑन विच यू हैव वर्कड. क्योंकि चाहे इंस्टीट्यूट ने कोई नए तरीके से भी क्वेश्चन क्यों ना बना लिया, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपका अप्रोच स्ट्रैटेजी सही थी while you prepared during the classes in the preparatory leave 1 day before the examination, you are gonna rock it in the examination, है ना. तो ये क्वेश्चंस क्या सफिशिएंट है? दे आर मोर देन सफिशिएंट. इसका आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. इनफैक्ट क्लासेस के बाद भी आप लोग जानते हो हमारे आरटीपी एमटीपी की सीरीज आती है, वहां पे भी नए तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते ही जाएंगे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है. These are more than sufficient. कुछ की राइटिंग प्रैक्टिस घर पे होगी, कुछ की राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में होगी, और ऐसे मिक्स एंड मैच से आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है लॉ में जो है बना रहेगा. सबसे बेस्ट पार्ट जो है लॉ में इन सीए इंटर इज आपके 100 मार्क्स के पेपर में से ओनली 70 मार्क्स इज डिस्क्रिप्टिव. बाकी का 30 मार्क्स जो है इट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस्ड, जहां पे एक सवाल है, 4 गोला है, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, नहीं तो फिर 6 महीने बाद वापस से 4 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो. ये एमसीक्यूज वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं. और आप जानते हो आजकल एमसीक्यू केस स्टडी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो हम लोग केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं ड्यूरिंग द क्लासेस. प्लस और एक बात मैं बताना चाहती हूं, आई हैव अ ग्रुप विच इज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एमसीक्यूज, जहां पे देयर आर गोइंग टू बी 2 MCQs दैट विल बी पोस्टेड एवरी डे. मतलब आप समझ लो अगर 90 डेज की क्लास है, 180 MCQs during the classes. But ये जो every day is not till the class gets over. It is every day till the day of your exam. तो I'm assuming आपकी जो examination है that is going to be due in September 2026. आप समझ लेना 300 दिन है, 300 दिन into 2 मतलब 600 MCQs will be posted on this group on a daily basis. कभी छुट्टी वुट्टी आ गई तो फिर उसके हिसाब से हम लोग फिर 3 या 4 या 5, जैसे दिवाली की छुट्टी आएगी या ऐसा कुछ, तो हम उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं. बट ओवरऑल देयर आर गोइंग टू बी 600 MCQs. This MCQ will firstly prepare you for this 30 marks of MCQs in the examination. Second जो concept मैंने क्लास में कराया उसी का MCQ जब पोस्ट होता है, even you come to know are you conceptually clear on that concept. फिर अगर आपके कुछ डाउट भी आते हैं ना, अगर आपका MCQ गलत आ गया, आप अगले दिन मुझे क्लास में पूछ सकते हो. एक तो फेस टू फेस बच्चे जो है, जब जहां तक डाउट्स की बात है, फेस टू फेस बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, क्लास के पहले या क्लास के बाद अपने डाउट्स पूछ सकता है. बट जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन लाइव, जीडी, पीडी, ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे तो चैट बॉक्स में चैट पूछ सकते हैं. इनफैक्ट एवरी डे आफ्टर द क्लास 15-20 मिनट्स आई वेट आफ्टर एंड इन दीज 15-20 मिनट्स ऑनलाइन बच्चे उसी दिन का डाउट उसी दिन पूछ लेगा. इफ नॉट वी आर गोइंग टू कंडक्ट जूम मीटिंग्स.
आप लोग जानते हो फाउंडेशन भी और लास्ट टाइम इंटर में भी हमने क्या किया था, एवरी वीक देयर वाज वन जूम मीटिंग. ओके, तो एवरी वीक वी विल बी मीटिंग जहां पे आप आपके डाउट्स पोस्ट इन कर सकते हो. और अलोंग विद दैट जूम मीटिंग के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा, वो टेलीग्राम का ग्रुप भी आई विल बी डेडिकेटिंग 2 days 2 hours फिक्स्ड. जैसे कि एग्जाम्पल पर्पज मैंने डेडिकेट कर लिया मे बी वेनेसडे एंड फ्राइडे, और मैंने एक टाइम डेडिकेट कर दिया वेनेसडे एंड फ्राइडे 7 to 8, 7 to 8. आप क्या कर सकते हो, इस टाइम स्लॉट में आपके जो डाउट है वो पोस्ट कर सकते हो, एंड विद इन अ डे और टू ऑल योर डाउट्स 1-to-1 विल बी रिजॉल्व बाय मी पर्सनली. तो आपके कुछ डाउट्स भी हो गए तो वो डाउट्स भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे. आपको बहुत टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है. और जूम मीटिंग में तो 1-to-1 आप इंटरैक्ट करते हुए ही आपके डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं. तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सिर्फ क्लासेस नहीं बट एग्जामिनेशन के दिन तक आई विल बी देयर विथ यू फॉर दिस प्रेपरेशन. फाउंडेशन में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बच्चे फाउंडेशन से मुझसे पढ़े हैं, मैं चाहती हूं आप लोग एक बार सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इन द जर्नी ऑफ सीए फाउंडेशन विथ मी. क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगी, क्या आपको मेरी बुक्स लगी, क्या आप लोगों को जो ऑडियो मैंने स्पॉटिफाई के दिए थे वो आपको अच्छे लगे, क्या आपको वो एटीट्यूड अच्छा लगा कि मैम नॉट ओनली टिल पेपर लॉ बट लास्ट पेपर तक हमारे साथ थी, हमको मोटिवेट करती रही, मोटिवेशनल वीडियोस. क्या चीज आपको बेस्ट लगी आप लोग प्लीज कमेंट करो, ताकि वो सारे फन डेज जो है मैं सीए इंटर में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, सो दैट इवन आई अंडरस्टैंड व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड दी स्ट्रेंथ एक्चुअली वर्कड इन फॉर यू. सो यू कैन जस्ट कमेंट. जो लोग बाद में लेक्चर देख रहे हैं वो लोग बाद में कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू इवन इन सीए इंटर एज आई वाज हेल्पफुल टू यू ऑल इन द सीए फाउंडेशन जर्नी. क्योंकि आपको पता है सीए फाउंडेशन से भी ज्यादा सीए इंटर लॉ इज स्कोरिंग. एक तो एमसीक्यू की वजह से, और बाकी आप टॉपिक्स भी देखोगे ना तो दे आर मच मोर इजियर. वैसे नॉट दैट इजी बट येस दे आर वेरी इजी, बिकॉज आपका बेस अब काफी स्ट्रांग हो चुका है सीए फाउंडेशन में. सीए फाउंडेशन में आप जानते हो पहले 8-10 दिन तो आपको समझने में ही लग गए, बट राइट नाउ हमारा डे 1 से मस्त उड़ान हम भरने वाले हैं और मजा आ जाएगा आप लोगों को इन दिस जर्नी ऑफ सीए इंटर लॉ, है ना. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. देखते हैं हम लोग एक बार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग सीए इंटर लॉ में. आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन. अगर आप लोगों के पास एक नोटबुक होगी, इफ नॉट टुमारो प्लीज डू गेट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ एंड वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि हमारा एक चैप्टर अर्ली बर्ड में हो जाएगा. इससे आप लोगों को फायदा क्या होगा, जो भी आपके अर्ली बर्ड बैच में लेक्चर्स हो रहे हैं ना, वो टॉपिक अगर आपका ऑलरेडी हो चुका होगा इस बैच के दौरान, आपकी उतनी जल्दी बैच कंप्लीट होगी. हो सकता है आपकी बैच 5 days 10 days जल्दी कंप्लीट हो जाए, और वो 5-10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोस 5-10 days विल वर्क एज योर प्रेपरेटरी लीव ड्यूरिंग दैट टाइम. आज आपके वक्त की इतनी कीमत नहीं है क्योंकि आप वैसे भी खाली बैठे हो, यू आर फ्री राइट नाउ, सो यू आर इनफैक्ट यूटिलाइजिंग द टाइम फॉर गुड. बट उस टाइम पे आप फ्री नहीं रहोगे. उस वक्त आपको अकाउंट्स का प्रेशर, टैक्स का प्रेशर, कॉस्टिंग का प्रेशर, एफएमएसएम का प्रेशर, इतना प्रेशर रहेगा, भेजा फ्राई हो जाएगा. उस वक्त सोचो, तब अगर आप 2 घंटा ज्यादा सो लिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए, मम्मी पापा के साथ कहीं घूम के आ गए, दैट विल एक्ट एज अ फुल रिचार्ज मंत्रा. कुछ नहीं तो अगर यू आर ऑल ओके विद द प्रेशर, यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग द टॉपिक्स, यू कैन वर्क. से आपको टैक्स नहीं समझ में आ रहा है, टैक्स के ऊपर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो. तो जो भी है अर्ली मूव आप करोगे, बेटर एडवांटेज तो एज कंपेयर टू द अदर किड्स रहने ही वाला है. दैट्स द होल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द क्लासेस राइट नाउ. छुट्टी लेने में किसको मजा नहीं आता है यार, आप भी मजे करो, मैं भी मजे करो, मैं भी यहाँ पे क्यों मरमर कर रही हूँ. बट आई नो you know already कि मैं वही काम करती हूँ जो आपके फायदे का है. जो हमारे रिजल्ट के बाद भी जूम मीटिंग हुई थी, मैंने आपको खुला बोला था आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ स्वार्थ है, जो भी है मैंने आपको ओपनली बोला था. तो दैट्स हाउ माई एटीट्यूड इज. सी इफ देयर इज नथिंग टू लूज, इट्स नॉट इट इज वर्थ टेकिंग द चांस. रिस्क अगर ज्यादा है तो अलग बात है, बट आज यू हैव
नथिंग टू रिस्क, यू हैव नथिंग टू लूज. 2-4 घंटे दिन भर में आप दे ही सकते हो, 1-1.5 घंटा टैक्स को, 1-1.5 घंटा अकाउंट्स को और 1 घंटा लॉ को, उतना तो बाकी के आप 20 आवर्स अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो. हाँ या ना बच्चों? यस. अच्छा, फीस से रिलेटेड भी अगर आपको लग रहा है दैट फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट स्ट्रांग एंड यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ अपन गूगल फॉर्म या कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म बनवा देंगे. अगर आपका कुछ भी फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डोंट वरी, जितना डिस्काउंट मेरे साइड से हो सकता है या जितना हम कंसेशन दे सकते हैं आपको दे देंगे बेटा, डोंट वरी. उसके लिए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. करंटली तो ये पूरे लेक्चर्स जो है दे विल बी कंडक्टेड ऑन यूट्यूब, तो अभी तो एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. आपकी जो फुल फ्लेज्ड बैच जो रहेगी ना, वो चालू होगी आपके रिजल्ट के 5-6 दिनों बाद. तो आई थिंक रिजल्ट विल बी इन नवंबर, तो नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास आपकी फुल फ्लेज बैच रहेगी. तब तक अगर फंड्स अरेंज होते तो इट इज ओके, बट फंड्स के वजह से मैं तो एटलीस्ट एज अ टीचर आपकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी, तो आप चिंता मत करना. जो भी आप गूगल फॉर्म में आपकी इशू या क्वेरी लिख देना, आई विल कॉल यू पर्सनली, विल हैव अ वर्ड अबाउट इट, और जितना बन सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट. सो यस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारे इस सब्जेक्ट का नाम जो है इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज? देखो, पहले तो जैसे नाम कह रहा है, हमने सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है अदर लॉ. ठीक है, जहां तक कॉर्पोरेट लॉ की बात है, आपको उसके से 2 बच्चे नजर आ रहे होंगे. कॉर्पोरेट लॉ में आप लोगों को 2 एक्ट्स है जो आपके सिलेबस में है. एक है आपका कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी द एलएलपी एक्ट 2008. कंपनीज एक्ट में आप जानते हो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 160 सेक्शंस. अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 160 मैम? जी हाँ, सिर्फ 160, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है आप जानते हो 470 सेक्शंस का है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 160 सेक्शंस जो है आपको पढ़ाए जाने वाले हैं इन सीए इंटर लॉ. कॉर्पोरेट लॉ में बट देयर इज वन मोर एक्ट दैट यू विल बी लर्निंग एंड दैट इज द एलएलपी एक्ट. देखो, आप कहोगे मैम एलएलपी एक्ट तो हमने फाउंडेशन में ही कर दिया, बट लेट मी टेल यू, फाउंडेशन में सिर्फ हल्की सी झलक थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और सीए इंटर में क्या लेवल का एलएलपी एक्ट के प्रोविजन डाले है, मतलब तूफान, मजा आ जाएगा. अमेलगमेशन से लेकर वाइंडिंग अप से लेकर कन्वर्जन से लेकर सारे प्रोविजंस, विसल ब्लोइंग, सब कुछ जो है वो आपके एलएलपी एक्ट का सिलेबस है. जो फाउंडेशन में किया था बस वो तो पूरे समंदर का एक बूंद था, आप समझ लो. असली पिक्चर तो मजा आने वाला है इन सीए इंटर लॉ एलएलपी एक्ट. और अदर लॉज की अगर मैं बात करूं, अदर लॉज में आप समझ लेना, मतलब आपका पूरा फाउंडेशन का जितना सिलेबस था ना, पूरा फाउंडेशन में 7 चैप्टर्स थे आप लोगों को, पूरा फाउंडेशन का जितना सिलेबस था उतना आपका बस कॉर्पोरेट लॉ होने वाला है, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी. और इनके अलावा भी आप लोगों को 3 अदर लॉज है. जी हां, सही सुना आप लोगों ने. एक है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एंड थिर्डली इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. थोड़ा थोड़ा आज मैं इन चीजों के बारे में बताने वाली हूं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम ऑफिशियली कल से बैच की शुरुआत करने वाले हैं. आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने वाली हूं. ठीक है, मैम बीकॉम में जो लॉ पढ़ा है क्या वो इंपॉर्टेंट है? आई डोंट नो, बीकॉम में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है, कंपनीज एक्ट किया है, आई डोंट नो, क्या आप बता सकते हो बेटा इन द चैट बॉक्स? और बीकॉम में अगर किया भी होगा ना बेटा, आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू इवन कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ योर सीए इंटर का सिलेबस. वो बेसिक्स ही होगा शायद से कंपनीज एक्ट का. कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स, टाइप्स, इनकॉर्पोरेशन, इतना उतना ही होगा. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कितना होता है. ठीक है, तो जो मैं कह रही थी, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से.
अदर लॉज में पहली बात तो आपको है फेमा, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा में आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हो, कौन से जगह पे कितने कितने अमाउंट के लिए आप फॉरेन करेंसी ले सकते हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या लिमिट होती है, साल भर की क्या लिमिट होती है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो इन फेमा। फेमा के अलावा अदर लॉज में आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और आपको है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ये दोनों क्या है, अगर हम आईओएस और जीसीए के बारे में बात करें, आईओएस और जीसीए दोनों जो है बेसिकली ये बताते हैं कि कोई भी कानून को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। आप लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सीए फाउंडेशन में हुआ था, तो जब आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सीए फाउंडेशन में किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सीए फाउंडेशन में। बताओ कौन सा वाला? 138 रिलेटिंग टू बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ अ चेक। जहां पे कहा था, क्या कहा था वहां पे आप लोग जानते हो, कल जाके अगर आपने चेक इशू किया है और आपका चेक डिसऑनर हो गया, either because of insufficient funds or stop payment or drawer is not allowing the holder to present the check, ये 3 केसेस में अगर चेक डिसऑनर हुआ है, as a holder you can file a case against the drawer and the drawer can be sent to jail up to 2 years, or he shall be punishable with a fine up to 2 times the amount of the check, or he shall be punishable with both fine as well as jail। अब कुछ ऐसी बात हुई, देखो क्या हुआ यहां पे। सनी जी ने एक बार क्या किया, एक चेक इशू किया टू जॉन, एंड दिस चेक वाज इशूड फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। वेरी गुड विराज एंड श्रेयांश, क्या बात है, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। नाम में क्या रखा है, ओके शेक्सपियर। तो क्या हुआ, ये चेक तो इशू कर लिया। अब दिस चेक वॉज इशूड फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, क्या तुम्हें याद है? और इस चेक को हमारे जॉन ने किया डिपॉजिट विद द बैंक, बट अनफॉर्चुनेटली ये चेक हो गया बाउंस, डिसऑनर। तो जैसे ये चेक डिसऑनर हुआ, हमारे जॉन जो है दुखी आत्मा है, बोला हे सनी आई विल स्यू यू, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ऐसे करके सनी के अगेंस्ट केस फाइल हो गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमारे प्यारे फेवरेट सबके जज साहब जो है ये कचहरी में, कोर्ट में बैठे हुए हैं, एक साइड पे जॉन और दूसरे साइड पे सनी, और जॉन ने केस फाइल किया है सनी के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 138 कहते हुए, हे जज साहब देखो मेरे साथ गलत हुआ है। बट अब जैसे ही केस फाइल हुआ, सनी जी कहती है नो नो जज साहब, ये केस तो मेरे अगेंस्ट मेंटेन हो ही नहीं सकता है। तो एवरीवन इज लाइक, हाँ ऐसे कैसा, केस क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है? तो सनी जी कहती है, अब एडुकेटेड है, स्मार्ट है, सब कुछ है, तो वो कहती है जज साहब देखो, थोड़ी बहुत कानून की दुनिया ना हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लॉ को पढ़ा जाता है इन अ लिटरल मैनर, लिटरली इंटरप्रेट उसको किया जाता है। मैम ने भी, हमने सुना है, अंकिता मैम ने कहा है कि कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। तब ऐसे केस में सनी जी कहने लग गई, आप गौर से देखो सेक्शन नंबर 138 को जज साहब। 138 कहता है ही शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन, he shall be sent to jail, he shall be punishable with both fine as well as jail। ये पूरा सेक्शन कहता है सजा तो उसको मिलेगी, he shall be punished, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली टू द मेल कम्युनिटी, ये सेक्शन फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मुझे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा और इवेंचुअली मैं सजा भुगतूंगी नहीं। अब ऐसे करके सनी जी ने ये कहना शुरू कर दिया। अब आप बताओ, सपोज आप जज साहब होते
आप क्या करते? क्या कानून को लिटरली इंटरप्रेट करते या क्या आप सनी को सजा देते? इमोशनल होके जवाब मत देना, आप बताओ क्या करते आप? बताइए जरा, जरा बताइए. कम ऑन गाइस, लेट मी नो. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट. जल्दी जल्दी बताना. यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन. अब क्या बताएं अनीश आपको? सजा देते. ओके, एक जवाब आया मैम, सजा देते. बाकी बच्चों को क्या हो गया? आई वॉन्ट योर रिप्लाईज फटाफट फटाफट इन द चैट बॉक्स. साहिल कहता है मैम रिजर्वेशन होगा. महफूल कहता है मैम जनरल क्लॉजेस ऐप अप्लाई करते. मनीषा कहती है सजा देंगे. अच्छा, नो पनिशमेंट. अश्मित कह रही है सजा सुनाते. विनायक तो अभी भी हंसी रहा है. फिर सजा, पनिश पनिश देते, सजा पनिश करते, जनरल क्लॉजेस एक्ट को अप्लाई करते, सनी को पनिश करते, नो पनिशमेंट. अरे मेजोरिटी ऑफ यू ऑल आर सेइंग कि मैम पनिश करते. कुछ लोग कह रहे हैं मैम पनिशमेंट नहीं होगी. वो लोग सनी जी के साइड से कह रहे हैं और शायद से थोड़े से इमोशनल हो गए. बट यस, मेजोरिटी ऑफ यू ऑल आर करेक्ट. और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि यहां पे सनी जी को पनिशमेंट मिलेगी. क्यों पनिशमेंट मिलेगी? क्योंकि एक सेक्शन नंबर 13 है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, और ये जो सेक्शन नंबर 13 है जीसीए का, वो कहता है मैस्कुलाइन जेंडर विल इंक्लूड द फेमिनाइन जेंडर. सो बेसिकली ही विल इंक्लूड शी. अगर कोई सेक्शन में लिखा है ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी सेंट टू जेल, ही विल बी लायबल फॉर अ फाइन, इसका ये मतलब होगा ही विल ऑल्सो इंक्लूड शी. और चाहे गुनाह करने वाला कोई मेल है या चाहे गुनाह करने वाली कोई फीमेल है, फीमेल को भी सजा दी जाएगी. तो अब ये बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नहीं लिखी है, बट ये बात लिखी है अंडर द जीसीए, क्योंकि जीसीए चाहता ही है दैट वी वांट टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट्स. हर जगह पे ही स्लैश शी लिखना मुश्किल हो जाता है यार, और इसलिए हमने स्ट्रेट अवे सबको हटा दिया, हर जगह पे ही लिख दिया. बट जीसीए में एक सेक्शन ऐड कर दिया, सेक्शन नंबर 13, और कह दिया ही शल इंक्लूड शी. द मैस्कुलाइन जेंडर will include the feminine gender. So that's how the GCA is about. It tells us how things are to be interpreted under various acts. वैसे ही similarly iOS की भी बात है. iOS is also about interpretation. नाम में लिखा है interpretation of statute. Of course, I'm giving those examples which you can correlate because you've done this in CA Foundation. जिनका direct entry है, I'm assuming you have done it in BCom, right? तो ये बेस आपका already पक्का हो चुका है. तो अब देखो, ऑफ कोर्स बीकॉम में जो नहीं है उसको हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, जैसे कि इट्स अ क्लीन स्लेट एंड यू नो नथिंग अबाउट लॉ. तो वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वैसे भी आप लोग जानते हो मेरा तरीका लॉ का ऐसा ही है. मैं वैसे भी अज्यूम करने वाली हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, भले ही आईसीआई ने आपको पास कर दिया होगा. मेरे लिए मैं ऐसा ही मानने वाली हूं सीए इंटर में कि आप लोग पहली बार ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है. समझ में आई क्या बात? वेरी गुड. तो मैं यहां पे कह रही थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस. देखो, मैं आपके सामने बेयर एक्ट खोलना चाहती हूं, कंपनीज एक्ट की. दिस इज अ बेयर एक्ट. और अगर आप बेयर एक्ट का सेक्शन 3 देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सो आई जस्ट गो टू सेक्शन नंबर 3. सेक्शन 3 को अगर आप देखोगे, सेक्शन 3 की भाषा कुछ ऐसी कहती है, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस. अ कंपनी may be formed for a lawful purpose. A company may be formed for a lawful purpose. अब may का मतलब तो होता है ऑप्शनल. मतलब मैम, ओ मैम,
क्या हम अनलॉफुल पर्पस के लिए भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? मतलब कल जाके से फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, एपीसी पाठशाला लिमिटेड, और एपीसी पाठशाला क्या कर रही है? आईसीआई के पेपर्स लीक कर रही है और बच्चों को बेच रही है। बेस्ट हो गया ना? इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। अब ऐसे केस में आप बताओ, मेरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या उसका पर्पस लॉफुल है? द आंसर इज नो। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये सही है? क्योंकि सेक्शन 3 ने तो क्लियरली कह दिया, अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, मतलब इट मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस और इट मे नॉट बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो क्या यहां पे मे को मे की तरह ही इंटरप्रेट किया जाएगा? तो अब यहां पे आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में एक एक्सेप्शनल रूल है जो कहता है, आप देखोगे कि लॉ मेकर का लॉ बनाते वक्त इंटेंशन क्या था, और मे विल नॉट बी रेड मे हियर, लिखने में भले ही मे है बट मे शाल बी रेड एज शाल। हाँ, अग्रीड, जनरली मे का मतलब होता है ऑप्शनल और शाल का मतलब होता है कंपल्सरी, बट we also have to look at the intention of the lawmakers, and accordingly we need to judge by applying the interpretation of statute, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के अपने रूल्स है पढ़ने के कानून को। तो उसमें ये जो एक्सेप्शनल रूल है वो कहता है ऐसे सेक्शंस जो है, जैसे कि सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यहां पे मे will not be read as may but it will be read as shall. In short, कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, आपको करनी पड़ेगी ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस। सो कंपनी शॉल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको बताए जाएंगे इन आईओएस चैप्टर। तो ऐसे करके आईओएस, जीसीए, फेमा। अब जहां तक मार्क्स की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूं, इसी में मैं लिखती हूं, आपका कॉर्पोरेट लॉ जो है, आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये सारी चीजें लिख दी है, नहीं तो आप जरूर लेक्चर को पॉज करके लिख सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ जो है, कॉर्पोरेट लॉ के दो बच्चे हैं, हाँ, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट। कॉर्पोरेट लॉ जो है वो आपको है 70 मार्क्स के लिए, 70 मार्क्स। और आपका अदर लॉज जो है, अदर लॉज इज फॉर 30 मार्क्स, जिसमें से माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्पोरेट लॉ है जिसके दो बच्चे हैं, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट, मैं अप्रोक्स बोल रही हूं, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपका कंपनीज एक्ट जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स, और आपका एलएलपी एक्ट जो है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये 58 मार्क्स का आ गया और एलएलपी एक्ट 12 नंबर का आ गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, बट टेंटेटिव का मतलब ही होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली। कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स का होता है और आपका एलएलपी जो होता है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। और ये भी अंदाजे से अदर लॉस का अगर देखो ना, 10 मार्क्स का होता है फेमा, जीसीए और आईओएस। हो सकता है आईओएस आपका 8 मार्क के लिए आ जाए और फेमा आपका 12 मार्क के लिए आ जाए, तो 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, बट टेंटेटिवली ऑन एन एवरेज आउट अगर करे तो हमारे अदर लॉस जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे करके आपका वेटेज है, वेटेज के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है हम कंपनीज एक्ट जो है 60 डेज करे और अदर लॉज जो है सिर्फ 1 महीने में निपटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी इज्जत हमने इसको दी है उतनी भी इज्जत देंगे, क्योंकि अगर ये 60 मार्क्स का है ये भी 30 मार्क्स का है। सो ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन वेटेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द बैच वी आर गोना हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि लेट मी टेल यू, सीए इंटर में गोल्ड माइन जो है वो यही सारे टॉपिक्स है। कंपनीज एक्ट इज वेरी वास्ट
और बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा जो है सिर्फ कंपनीज एक्ट को इज्जत देता है और अदर लॉस को इज्जत नहीं देता है। बट देखो 60 मार्क्स का पढ़ के जाओगे और आप उम्मीद करोगे कि मेरे को लॉ में एग्जामिशन आएगा, बेटा दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है। यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग in and out, keeping the weightage in mind, and then go for the paper. Everything has to be strategically planned. क्योंकि चैट बॉक्स में एक कमेंट आया है, मैं उस बारे में बताना चाहती हूँ। पूछा है मैम ये तो समझ गया, आप कॉन्सेप्चुअली सिखाओगे, आप 4-5 बार रिवीजन करोगे, हमारे जो टेस्ट हो गए वो 7 टेस्ट हो गए, एमसीक्यू का भी ग्रुप होगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गए, सब कुछ समझ में आ गया मैम, बट क्या क्लास में आप नोट्स लिखवाओगे? तो आई जस्ट शो यू लास्ट बैच के कुछ नोट्स, जैसे कि आप देख लो ये बैच के नोट्स, लास्ट बैच के, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। यू जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स। ऑडिटर क्या होता है वहां से हमने शुरू किया है, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना क्यों जरूरी है, ये सारी, ये पूरे सेक्शन की समरी है 139। फिर 139 की समरी के बाद भी हमने डिटेल में लिखा है ये सारी बातें। फर्स्ट ऑडिटर, ऑडिटर कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट होता है, कूलिंग पीरियड क्या, रोटेशन क्या, क्या उसके प्रोसीजर्स है, डिस्क्वालिफिकेशन, ये देखो पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन के साथ साथ सब सेक्शन के साथ साथ आप देखो सारे क्लॉजेस भी हमने लिखे और सब क्लॉजेस भी लिखे हैं। ये पूरा चैप्टर है, ये देखो ये कंपैरेटिव, ये सारे सेक्शंस है जो इस चैप्टर में है। ये 140 की समरी है, 140 में रिमूवल और रेजिग्नेशन के बारे में, रिमूवल के भी 3 बच्चे हैं, ये देखो रिमूवल बिफोर द एजीएम, एट द एजीएम, सारी चीजें रिमूवल बाय द एनसीएलटी, सारी चीजें जो है हमने एंड टू एंड लिखी हुई है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, सब कुछ आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, चैप्टर नंबर 4 सपोज, ये देखो चैप्टर नंबर 4, ऐसा पूरा का पूरा ये समरी हमने क्लास में ही बनाया, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों की क्लास में लिखी होने वाली है। तो आप लोगों को आप समझ लेना 200 पेजेस की नोटबुक जो है वो लॉ के लिए लगने वाली है, क्योंकि उसी नोटबुक में आप ये सारे समरीज भी लिखने वाले हो सेक्शन की। अलॉन्ग विद दैट आई टोल्ड यू देयर इज गोइंग टू बी 1 क्वेश्चन डेली फॉर योर होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस, सो दैट यू योरसेल्फ फील कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट। देखो ये जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट, सब कुछ जो है एंड टू एंड लिखा जाने वाला है। ये शाल में जो मैंने कहा था ना, ये देखो ये एक्सेप्शनल रूल, ये सारी बातें जो है हम लिखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, एंड बिलीव मी व्हाट एवर आई एम गोइंग टू गिव इज मच मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी, जैसे हमने फाउंडेशन में रॉक किया था, डबल मस्ती के साथ, डबल पढ़ाई के साथ, उतनी गहराई में हम लोग सीए इंटर में भी रॉक करने वाले हैं। एंड यू विल रियली जस्ट बी थैंकफुल कि अच्छा हुआ मैम हमने आपसे क्लासेस ली और आपसे पढ़ाई की, आपको बहुत मजा आएगा। डोंट वरी, एकेडमिक्स के अलावा भी जो भी मोटिवेशन गाइडेंस आपको पता है फाउंडेशन में जैसे किया था वैसे इंटर में भी होने वाला है। तो जो भी आपको जब भी लगे, वेदर इट इज ग्रुप 1 का सब्जेक्ट, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, अदरवाइज भी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई विल हैव योर बैक। आप बस मुझ पे भरोसा रखो, दैट्स इट। अब बिल्कुल लोड मत लीजिए। यू हैव ऑलरेडी सीन मी इन फाउंडेशन और इंटर में आई एम +1। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 14 years एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली माई 28th बैच ऑफ सीए इंटर। तो उतना थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस मुझे है, आपके साथ बुरा और गलत नहीं होने दूंगी, इसका भरोसा रखिए, है ना। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम बस बंद करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। थैंक यू ऑल सो मच, इट वॉज लवली अगेन मीटिंग यू ऑल। बहुत सारे नाम मुझे फेमिलियर लगे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से वापस मिलके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और वापस से मैं जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू कमेंट के फाउंडेशन में व्हाट रियली वर्कड फॉर यू इन माई क्लासेस, so that I can keep this in my mind and I can repeat the same even in CA Inter. आपका फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, I've always told you, so it really means a lot to me and that's it. Thank you so much. Stay inspired, stay blessed
and all the best. Thank you. Bye bye.